अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हल्के से शोर की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखा। अंधेरे से आंखें मायूस होते ही वो हड़बड़ाकर उठी। ये उसका कमरा तो नहीं था। कहाँ थी वो? इससे पहले कि वो बदहवास होकर दरवाजे की जानिब भागती, उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फ्रेम पर पड़ी। उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे पैगाम दिया। एक एक करके जहन की सारी परतें खुल गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दोनों हाथों में सर थामे बेड पर ढह सी गई। ओ खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? सिर्फ चंद घंटों में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते थे मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी आपने मुझे धुतकार दिया। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? आखिर क्यों? आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैंने आज तक गिला नहीं किया आपसे, लेकिन इतनी बेएतबारी। दादा कहते थे कि बेटियां अनमोल होती हैं, पर आपने तो मुझे तिनके से भी हल्का कर दिया। क्यों आपको अपने खून पर एतबार ना आया? पहले ही मेरी ज़िंदगी में कौन सी खुशियां थीं जो अब ये देखना भी बाकी था। मुझे बेमोल करने से पहले एक बार तो सोचा होता। आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे। क्या सोचते होंगे सर मेरे बारे में? ये सोच आते ही उसने झटका खाकर इर्द गिर्द देखा। पहली बार उसे उस शख्स का ख्याल आया जो दुनिया और उसके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। वो बमुश्किल सहारा लेकर खड़ी हुई। नकाहत की वजह से बुरा हाल था। बाहर आकर उसने इस घर को देखा जहां वो मौजूद थी। दो कमरे, किचन, बरामदा और आगे छोटा सा सहन था जिसके कोने में गेट लगा हुआ था। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। धुंध छट चुकी थी मगर सूरज अभी नहीं निकला था। वो नंगे पांव सहन में आकर बैठ गई। काश ये सब ख्वाब हो, कोई डरावना ख्वाब। आंख खुले और सब कुछ सेट हो जाए। अचानक उसको डोर बेल की आवाज़ आई। एक अजनबी जगह और दूसरा खौफ का एहसास। वो अपनी जगह पर मजीद सिमट गई। दूसरी बार दस्तक के बजाय की होल में चाबी लगने की आवाज़ आई। चंद सेकंड बाद भारी बूटों की धमक उसके करीब आई। वो उसके पास आ रुके। उसका सर कुछ और झुक गया। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो सर उठाकर इस शख्स को देखती जिसने उसे दुनिया की नज़रों में मोतबर किया था। कुछ देर बाद वो कमरे से वापस आए और एक ब्राउन शॉल उसकी तरफ बढ़ाई। उठ जाओ हनाल, अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है। वो चुपचाप उठकर उनकी हमरा अंदर आ गई। चाय उन्होंने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ, उसने सर हिलाया। दैट्स गुड। फिर कल से यूनी जाना स्टार्ट करें, बहुत लॉस हो चुका है आपका। उसने हैरत से उन्हें देखा। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो फिर से गोया हुए। मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसको भूलना आसान नहीं है, लेकिन आप फिलहाल हर चीज़ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। आई नो इट विल बी टफ बट यू कैन डू इट। मनाल, जब आप गलत नहीं हैं तो क्यों डर रही हैं? लोगों को फेस करना सीखें। हम गलत नहीं थे, ये वक्त साबित करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखें। नहीं, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। तो इसका मतलब आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, आप कसूरवार हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सब इल्ज़ाम है, साजिश है, आप खुद गवाह हैं इस चीज़ के, उसने तड़प कर कहा था। तो फिर बुज़दिलों की तरह घर में छुप कर बैठने का क्या मतलब है? मगर सर, अपनी बुक्स समेटें, कल से आप यूनी जाएंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। नाल रोते हुए इन्हें जाते जाता देखती रही। मौज़म इकबाल और शाहीना बेगम की लव मैरिज थी। उनका ताल्लुक गांव के मुस्तबद जमींदार घराने से था, जबकि शाहीना बेगम के वालिद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। शाहीना उनकी यूनी फेलो थी। दोनों ने वालिदैन के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। मौज़म साहब उस वक्त पार्ट टाइम में अपने
ایک کزن کے ساتھ مل کر ہوٹل چلا رہے تھے۔ اوائل دنوں میں تو سب ایک خواب کی طرح لگتا، مگر جیسے ہی ہنال کی پیدائش ہوئی ان دونوں میں دوریاں پیدا ہونے لگیں۔ یونین کی فیس، والدین کا خرچہ، بہنوں کی ذمہ داری اور اوپر سے اپنی فیملی کے اخراجات، معظم صاحب چکرا کر رہ گئے تھے۔ شاہینہ لاڈو میں پلی بڑھی تھی، کم خرچے میں گزارا نہیں کر سکتی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان میں تلخ کلامیاں شروع ہو گئیں۔ اس وقت ہنال 3 سال کی تھی جب ایک دن گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ بابا نے ممی پر ہاتھ اٹھایا، شاہینہ نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا اور فوراً اپنے ڈیڈی کو فون کر دیا۔ وہ ان کی ایک پکار پر دوڑے چلے آئے اور شاہینہ کو ساتھ لے گئے۔ کچھ دن بعد انہیں شاہینہ کی طرف سے خلا کا نوٹس ملا۔ وہ خود اس زندگی سے تنگ آ گئے تھے، مگر وہ خود اتنی چھوٹی بچی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے، اور شاہینہ نے بھی ایک بار بھی ہنال کے بارے میں نہیں سوچا۔ انہوں نے شاہینہ کو طلاق دے دی اور ہنال کو لے کر گاؤں چلے آئے، جہاں ان کے ماں باپ اور 3 چھوٹی بہنیں تھیں۔ اماں کو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ آئے ہائے، میں کہتی ہوں اس منحوس ماری کو بھی اس کی ماں کے پاس چھوڑاؤ، یہ عذاب ہمارے سر پر کیوں تھوپ رہے ہو؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اماں نے ان کی زبانی ساری کہانی سنتے ہی سر پکڑ لیا۔ انہوں نے بے بس نظروں سے باپ کی طرف دیکھا جو ہنال کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ ابا نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، اب چپی کر جاؤ، کیا بگاڑ لے گی ایک بچی تمہارا؟ اس کو آخر کیوں سزا ملے، خون ہے یہ میرا، تم نہ پالنا میں خود پال لوں گا اس کو۔ ان کی گرجدار آواز نے آمنہ بیگم اور بیٹیوں کو چپ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ معظم اسے باپ کے سپرد کر کے واپس چلے گئے۔ دادی اور پھپھیوں کی لان تان کے باوجود جب تک دادا زندہ تھے اس کی زندگی میں سکون تھا۔ دادا نے ہی اس کا ایڈمیشن کروایا، دادی کا بس چلتا تو اسے زندہ دفن کر دیتے۔ سارا دن وہ اسے گھر کے کام کرواتی، یہی وجہ تھی کہ میٹرک کرنے سے پہلے ہی اس نے سارا کچن سنبھال لیا۔ ان گزرے 15 سالوں میں معظم صرف 15 بار ہی گاؤں آئے تھے، لیکن اسے بلانا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے کہ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، اتنی ہی خوبصورت۔ اسے دیکھتے ہی انہیں شاہینہ یاد آ جاتی۔ دادا سے ہی اسے پتہ چلتا کہ بابا نے اپنا ہوٹل بنا لیا ہے اور انہوں نے اپنی دوست کی بہن سے شادی کر لی ہے، اور یہ کہ اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں۔ وہ سب خاموشی سے سنتی رہتی تھی۔ اس دن اس کا FSC کا رزلٹ تھا۔ دادا بہت خوش تھے، انہیں یقین تھا وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کامیاب ہوگی، لیکن وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیدھا نیچے جا گرے۔ مگر ہنال کی چیخیں اور بیٹیوں کی سسکیاں کوئی بھی انہیں واپس نہ لا سکے۔ اس روز پہلی بار معظم صاحب ہنال کو گلے لگا کر بے تحاشا روئے۔ ابا کی وفات کے بعد معظم چند دن رکے تھے، اسی دوران انہوں نے ہنال پر توجہ دی تھی۔ سارا دن ہر کسی کی ڈانٹ پھٹکار اور گالیاں سننے کے بعد بھی وہ کولہوں کے بیل کی طرح جتی رہتی۔ کچھ بھی تھا، آخر وہ خون تھا ان کا، اس سب میں اس کا کیا قصور؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل کانپ گیا۔ غضب تو تب ہوا جب افسوس کے لیے آئی کسی عورت کے بچے نے چائے کے لوازمات کی ڈش ہاتھ مار کر الٹا دی اور بچے کا ہاتھ جل گیا۔ اس عورت نے کھڑے کھڑے ہنال کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ جاہل لڑکی، تمیز نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ وہ ہنال پر برس پڑی۔ معظم کا خون کھول گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ معظم طیش میں آتے ہوئے اس عورت کے سامنے آئے۔ وہ گڑبڑا کر وضاحتیں دینے لگی، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عزت ہے تو نکل جائیں میرے گھر سے، اور خبردار دوبارہ یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو۔ اے لو میاں، میں نے تو 2 ہاتھ لگا دیے اور تمہاری جان نکلنے لگ گئی۔ 18 سالوں سے تمہیں بیٹی کا خیال نہیں آیا کہ وہ مر گئی ہے یا جی رہی ہے؟ ویسے ماں تمہاری نے اسے زندہ رہنے کے قابل تو چھوڑا نہیں۔ ارے بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ اس عورت نے بھی حساب برابر کر دیا۔ معظم پاگل ہو گیا ہے، تو گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اماں بھپر کر سامنے آئیں۔ اے بس بس بہن، رہنے دو، بڑے دیکھے تم لوگوں جیسے میں نے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ ہنال، معظم نے اسے آواز دی، جی بابا۔ تیار ہو جاؤ بیٹا، آپ میرے ساتھ چلو گی۔ کہاں؟
जवाब हनाल के बजाय अम्मा की तरफ से आया। लाहौर। उन्होंने स्पाट लहजे में कहा। अरे तो खुद जाओ ना, इसको क्यों लेके जा रहे हो? अम्मा, मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसकी जिम्मेदारी अब्बा ने ली थी। जब अब्बा नहीं रहे तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। वैसे भी इसने 12 पास कर ली हैं, अब आगे तो यहाँ स्कूल नहीं है, ज़ाहिरा भी लाहौर में ही पढ़ेगी। उन्होंने तहम्मुल से जवाब दिया। तो क्या ज़रूरत है उसको इतना सर चढ़ाने की? पढ़ लिख कर दिमाग ही ख़राब कराना है उसने माँ की तरह। अब 2 बोल पढ़ाकर रुखसत करो इसको। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी बहुत छोटी है ये। हनाल, आप अब तक यहीं खड़ी हैं, जाएं जाकर सामान पैक करें। उन्होंने अम्मा से नज़र हटाकर हनाल को देखा। घर से जाते वक्त भी दादी ने उसे लान तान ही की। सारा रास्ता वो और अब्बा अपनी सोचों में गलता रहे। घर पहुंचकर जब वो अलीना बेगम, मुअज़्ज़म की दूसरी बीवी, से मिलने लगी तो उनकी सख्त नज़रों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। मुलाजमा उसका बैग उसके कमरे में छोड़ आई। कुछ देर बाद बाबा उसके कमरे में आए। बेटा, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक कहना, कल मैं आपका यूनी में एडमिशन करवा दूंगा। अगर अलीना कोई सख्त बात कह दें तो इग्नोर कर देना, वो ज़ुबान की ज़रा तेज़ हैं। अर्श और आनिया अपनी नानी की तरफ गए हैं, शाम में उनसे मुलाकात होगी। चलो अब रेस्ट करो, कुछ दिन लगेंगे आपको सेट होने में, बट आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अर्श और आनिया से उसकी मुलाकात डिनर पर हुई। वो दोनों बहुत अच्छे अंदाज में उससे मिले। आनिया और वो एक ही क्लास में थी, जबकि अर्श फर्स्ट ईयर में था। उसका और आनिया का यूनी में एडमिशन हो गया था। आनिया कभी मूड में होती तो उसे सर आंखों पर बिठाती, वरना वो उसे बुलाना भी गवारा न करती। वो केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रही थी, जबकि आनिया बायो केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी। घर का माहौल अब भी वैसा ही था, सिर्फ अर्श ही उससे बात करता। बाबा भी हफ्तों उससे बेगाना रहते, सिर्फ यूनी जाकर ही उसे ज़िंदगी का एहसास होता। अलीना और आनिया हर वक्त उसको घर से निकालने के मंसूबे बनाती रहती। उनकी कोशिश होती कि मौज़म को हनाल नज़र भी ना आए। मौज़म भी जैसे हनाल को यहाँ लाकर भूल गए थे। लेकिन जब अलीना ने अपने भाई शुजात के लिए हनाल की बात की तो मौज़म साहब की सख्त नज़रों से घबरा कर वो वजाहतें देने लगी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उन्होंने कतियत से इन्हें इनकार कर दिया। पहले 2 सेमेस्टर का रिज़ल्ट उसका जितना शानदार था, आनिया का उतना ही कमज़ोर। वो सारा दिन अपने कमरे में पढ़ती रहती या फिर टेरेस पर खड़ी सड़क पर आने जाने वाली ट्रैफिक को देखती रहती। कमरे से बिला वजह बाहर जाने की उसको इजाज़त नहीं थी। बकौल अलीना मुंह उठाकर इधर उधर फिरने के बजाय अपने कमरे में रहा करो, ख्वामखा मेरा बीपी हाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको बाबा के पास तक ना बैठने देती। अगली बार का रिज़ल्ट उसका पहले से भी बेहतरीन रहा था, इसीलिए अब आनिया उसको दुश्मन अव्वल समझती थी। उसकी जहानत और काबिलियत की वजह से टीचर्स भी उस पर तवज्जो देते। वो बहुत से साजा की फेवरेट थी। हाशिम, जो कि आनिया का मंगेतर था, अब अक्सर उनके घर आने लगा। इसलिए अलीना और आनिया ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। स्टूडेंट्स, आज आपका और बायोकेमिस्ट्री वालों का कंबाइंड प्रैक्टिकल है, सो 10 मिनट के अंदर आप सब लैब में मौजूद हों। केमिस्ट्री के लेक्चरार सर ज़ियाद ने पूरी क्लास को मुतवज्जो करके कहा। 10 मिनट बाद दोनों क्लासेस लैब में थी। सर प्रैक्टिकल का सामान टेबल पर रख रहे थे। हनाल और हिफ्सा, आप दोनों मेरी हेल्प कराएं। पूरी क्लास की तवज्जो प्रैक्टिकल पर थी, सवाए आनिया के। वो गौर से हनाल को देख रही थी। हनाल ने अचानक नज़र मिलने पर चौंक कर उसको देखा, लेकिन आनिया ने मुस्कुराते हुए उसे प्रैक्टिकल करने का इशारा किया। कुछ था जो उसको खटक रहा था, मगर उसने सर झटक दिया। प्रैक्टिकल के बाद तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास में चले गए। सर ज़ियाद, हनाल और हिफ्सा सामान वापस रख रहे थे कि अचानक आनिया ने आकर कहा, सर हिफ्सा को मैडम सुमैया बुला रही हैं। जाए बेटा। अब लैब में सिर्फ हनाल और सर ज़ियाद थे। हनाल, मैंने आपको नोट्स ईमेल किए थे, चेक कर लिया आपने? ओह यस सर, सॉरी मैं कॉपी करवाना भूल गई, मैं अभी सारी क्लास को देती हूँ, उसने सामान सेट करते हुए कहा।
टेबल से सारा सामान उठाकर उसने सर से इजाज़त ली। मैं जाऊं सर? जी जाएं। अभी हनाल ने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि बाहर से कुछ दौड़ते कदमों की आवाज़ें आईं। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो तो लॉक था। सर, ये दरवाज़ा। उसने बदहवास होकर दरवाजे को देखा। सर ज़ियाद फ़ौरन पास आए। दरवाज़ा खोलें, कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलें। बाहर से बहुत सी आवाज़ें एक साथ आ रही थीं। ओ माय गॉड! उनका जहन माउफ हो रहा था। सर ज़ियाद ने दरवाज़ा खोला। एक हजूम था जो HOD हैदर साहब के पीछे लैब में दाखिल हुआ था। सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक गलत फहमी है सर। ज़ियाद ने फ़ौरन वजाहत की। तो दरवाज़ा क्यों लॉक था? नो सर, हरगिज़ भी नहीं। रूम किसी ने बाहर से लॉक किया होगा। बिलीव मी सर। आप हनाल से पूछें। हनाल बताएं सर को। उन्होंने फ़ौरन हनाल को मुतवज्जो किया। जी सर। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो सामान रख रही थी कि अचानक हिफ्सा बाहर चली गई। जब मैं जाने लगी तो रूम लॉक था। सर, ये किसी की साजिश। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, आनिया ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। शक्ल मोमना करतूत काफरा। उसने नफरत से उसे देखते हुए कहा। नहीं आनिया, तुम गलत फहमी हो रही है, प्लीज़ आनिया। अच्छा तो तुम क्या कर रही थी सर के साथ? उसने जवाबन कहा। जस्ट शट अप आनिया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? सर ज़ियाद की गरजदार आवाज़ ने कुछ देर के लिए सुकूत तारी कर दिया। बाबा। आनिया लपक कर बाप की तरफ गई जो दरवाजे के बीचों बीच खड़े थे। नहीं बाबा, ये सब झूठ है, इल्ज़ाम है मुझ पर। बाबा, आपको तो एतबार है ना अपनी बेटी पर? आपको यकीन है ना बाबा? आप बताएं इन सबको कि ये झूठ है। लेकिन मौज़म साहब का एक ही थप्पड़ हनाल की ज़ुबान बंद कर गया। निकली ना तुम भी अपनी माँ जैसी। वो ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरी। प्लीज़ मौज़म साहब, ये सब गलत है। ज़ियाद ने सफाई दी। तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मौज़म बगैर लिहाज किए बोल रहे थे। बस मौज़म साहब, ये आपका घर नहीं है, ये जामिया है। ये किसी की साजिश है। आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं होगा, मगर मुझे अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स पर पूरा यकीन है। प्लीज़ यू मे गो नाउ। सर हैदर की बातें हनाल को ज़मीन में गाड़ गई थीं। मौज़म मुगलजात कहते हुए वापस चले गए। आनिया भी घर में ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए उनके साथ हो ली। अलीना बेगम ने हनाल को सर हैदर और ज़ियाद के साथ आता देखकर ही घर सर पर उठा लिया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। हर चीज़ उजाड़ दी, अभी भी चैन नहीं आया क्या? वो जाहिल औरतों की तरह चिल्ला रही थीं। देखिए मैडम, आप तहम्मुल से मेरी बात सुने। कोई बात नहीं सुननी हमने। तुम्हारी हाय हाय बेशर्मी की हद देखो। सारे जहाँ के सामने तजलील करवा दी और बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली आई। ए मौज़म, मैं तो कहती हूँ इसी के साथ चलता करो इसको। आनिया की नानी भी अपना हिस्सा डालना ना भूली। बाबा, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये झूठ है। वो मौज़म के पांव पकड़कर बोली, लेकिन अलीना ने उसे बालों से घसीट कर दूर कर दिया। ज़ियाद ने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं। चलें सर। उन्होंने हैदर साहब को मुखातिब किया। एक इधर को मियाँ, ये जिसको लेकर आए हो इसको भी साथ लेकर जाओ। हमारे घर में इसकी कोई जगह नहीं। नानी को तो उसका वजूद एक मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने हनाल को धक्का दिया। वो सीधा ज़ियाद के कदमों में आ गिरी। बाबा, बाबा प्लीज़ कुछ तो कहें, आपकी हनाल ऐसी नहीं है बाबा। उसने दूर बैठे मौज़म साहब को देखा जो बिल्कुल लाताल्लुक़ थे। ज़ियाद ने झुककर हनाल को खड़ा किया और उसके सर पर चादर डाली। सर, निकाह की तैयारी करें अर्जेंट। ज़ियाद ने हैदर साहब को मुखातिब किया। हनाल ने चौंक कर ज़ियाद की तरफ देखा। बाबा। वो दोबारा भागकर उनके पास आई। मौज़म ने सर उठाकर उसको देखा। तुम जैसी औलाद से बेहतर है इंसान बे औलाद ही मर जाए। वो झटका खाकर पीछे हुई थी। अब कहने को कुछ नहीं बचा था। हैदर साहब ने फ़ौरन गवाहान और निकाहख्वां का बंदोबस्त करवाया। अगले 15 मिनट में वो हनाल मुअज़्ज़म से हनाल ज़ियाद हो चुकी थी। उसने माऊफ जहन के साथ निकाह नामे पर दस्तखत किए थे। निकाह के बाद दुआ के लिए उठते हाथों में भी उसके बाप के हाथ शामिल न थे।
چلیں حنال۔ اس نے غائب دماغی سے سر زیاد کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخصت ہوتے وقت صرف اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈرائنگ روم سے قدم باہر رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر معظم کو دیکھا۔ اسے یقین تھا بابا اسے ضرور بلائیں گے، مگر اس کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ علینا، گھر کو ذرا اچھے سے دھلانا اور قرآن خوانی بھی کروانا تاکہ اس منحوس کی نحوست دور ہو سکے۔ نانی ابھی بھی نشتہ چلانے سے باز نہیں آئی تھیں۔ وہ اب بھی ڈرائنگ روم کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ علینا بیگم نے آ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ حنال پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے زیاد کی ہمراہ باہر آ گئی۔ ماں اور باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ بغیر دعاؤں کے رخصت ہوئی تھی۔ زیاد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ حیدر صاحب ساتھ ہی براجمان تھے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، حیدر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھا، پھر دوبارہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ بالکل سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے پہلے حیدر صاحب کو اتارا، پھر حنال کو گھر لے آیا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ خود کچن کی طرف مڑ گیا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھوں میں سینڈوچ اور چائے کی ڈش تھی۔ او مائی گاڈ، حنال، حنال، آنکھیں کھولیں پلیز، آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری ہوئی تھی۔ اس نے پاس پڑے گلاس میں سے چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر گھر آیا۔ او ہیلو بھائی، تو نے شادی کروا لی اور مجھے خبر بھی نہ ہونے دی، کون سی دشمنی نکالی تو نے؟ میرے سے میرے ولیمے پر تو جی بھر کر ٹھونسا تھا تو نے۔ ڈاکٹر زید جو اس کا دوست تھا، اس نے آتے ہی سر زیاد پر چڑھائی کر دی۔ زید پلیز لیو اٹ، پہلے حنال کو چیک کرو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ حنال کا پراپر چیک اپ کرنے کے بعد اس نے حیرت سے زیاد کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، سب خیریت ہے نا؟ زیاد نے تشویش سے پوچھا۔ یہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، کوئی گہرا صدمہ لگا ہے انہیں، انجیکشن لگا دیا ہے میں نے، یہ کچھ میڈیسن ہے، جب انہیں ہوش آئے تو کھانے کے بعد دینا۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ کوئی میجر مسئلہ ہے کیا؟ اتنا سٹریس کس چیز کا لیا ہے انہوں نے؟ کہیں تو نے کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ اس نے ابرو چکا کر زیاد کو دیکھا۔ شٹ اپ، تمہیں ایسا لگتا ہوں میں کیا؟ زیاد نے بگڑ کر کہا۔ تو پھر؟ یار ان کی فیملی میں کچھ ایشوز ہیں تو بس اسی وجہ سے۔ او آئی سی، تم ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اگر 3 گھنٹے تک انہیں ہوش نہیں آتا تو ہاسپٹل لانا پڑے گا۔ زیاد نے سر ہلایا۔ اور ولیمہ؟ زید نے شرارت سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زیاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اف یار، ایمرجنسی میں نکاح ہوا تھا، ولیمہ نہیں ہوا ابھی، جب ہوگا بلا لوں گا تجھے۔ چل ٹھیک ہے، پھر چلتا ہوں میں، اللہ حافظ۔ وہ گہری سانس بھر کر واپس آیا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر ایک نظر حنال کو دیکھا۔ کیا کیا قیامتیں ٹوٹ پڑی تھیں ایک دن میں اس پر۔ آج کے سارے واقعات ایک ایک کر کے ذہن کی اسکرین پر چل پڑے تھے۔ اس نے ہر چیز کو ذہن سے جھٹک کر کتاب اٹھا لی۔ وہ پارٹ ٹائم میں CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ فراز بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے بھی سول سروس میں جانا تھا۔ 2 گھنٹے بعد حنال کو ہوش آیا۔ بابا، بابا! زیاد فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ بمشکل اسے ایک سینڈوچ کھلا کر دوائی دی۔ وہ پھر سے نیند میں چلی گئی۔ اس کے دماغ کا پرسکون ہونا بہت ضروری تھا۔ اگلی صبح وہ اب تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ زیاد اسے بغیر اٹھائے تیار ہو کر یونیورسٹی چلے گئے۔ وہ ثابت کر سکتے تھے اپنی اور حنال کی بے گناہی کو، مگر کیسے؟ اچانک ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے روم سے باہر آئے۔ ان کے قدموں کا رخ کنٹرول روم کی جانب تھا۔ کیسے ہو احمد؟ اس نے کنٹرول روم کے انچارج کو مخاطب کیا۔ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت تھی؟ ہاں، ایک چھوٹا سا کام تھا، مجھے کیمسٹری لیب کے کل دن 12 سے 1 بجے تک کی فل فوٹیج چاہیے۔ انٹرنس، ایگزٹ، ایوری تھنگ، لیب کے ارد گرد جتنے بھی کیمرے ہیں سب کے فوٹیج، زیاد نے سنجیدگی سے کہا۔
डोंट वरी सर, कल मिल जाएंगे, अहमद ने कहा। ओके, वो कहकर बाहर चला गया। ये आखिरी हल था अपनी और हनाल की बेगुनाही साबित करने के लिए। हल्के से शोर की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखा। अंधेरे से आंखें मानूस होते ही वो हड़बड़ाकर उठी। ये उसका तो कमरा नहीं था। कहाँ थी वो इससे पहले कि वो बदहवास होकर दरवाजे की जानिब भागती? उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फ्रेम पर पड़ी। उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे पैगाम दिया। एक एक के जहन की सारी परतें खुल गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दोनों हाथों में सर थामे बेड पर ढह सी गई। ओ खुदाया, ये क्या हो गया मेरे साथ? सिर्फ चंद घंटों में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते थे मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी आपने मुझे धुतकार दिया। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? आखिर क्यों? आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैंने आज तक गिला नहीं किया आपसे, लेकिन इतनी बेएतबारी। दादा कहते थे कि बेटियां अनमोल होती हैं, पर आपने तो मुझे तिनके से भी हल्का कर दिया। क्यों आपको अपने खून पर एतबार ना आया? पहले ही मेरी ज़िंदगी में कौन सी खुशियां थीं जो अब ये देखना भी बाकी था। मुझे बेमोल करने से पहले एक बार तो सोचा होता। आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे। क्या सोचते होंगे सर मेरे बारे में? ये सोच आते ही उसने झटका खाकर इर्द गिर्द देखा। पहली बार उसे उस शख्स का ख्याल आया जो दुनिया और उसके बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। वो बमुश्किल सहारा लेकर खड़ी हुई। नकाहत की वजह से बुरा हाल था। बाहर आकर उसने उस घर को देखा जहां वो मौजूद थी। दो कमरे, किचन, बरामदा और आगे छोटा सा सहन था जिसके कोने में गेट लगा हुआ था। घर छोटा मगर साफ सुथरा था। धुंध छट चुकी थी मगर सूरज अभी नहीं निकला था। वो नंगे पांव सहन में आकर बैठ गई। काश ये सब ख्वाब हो, कोई डरावना ख्वाब। आंख खुले और सब कुछ सेट हो जाए। अचानक उसको डोर बेल की आवाज़ आई। एक अजनबी जगह और दूसरा खौफ का एहसास। वो अपनी जगह पर मजीद सिमट गई। दूसरी बार दस्तक के बजाय की होल में चाबी लगने की आवाज़ आई। चंद सेकंड बाद भारी बूटों की धमक उसके करीब आई। वो उसके पास आ रुके। उसका सर कुछ और झुक गया। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो सर उठाकर उस शख्स को देखती जिसने उसे दुनिया की नज़रों में मोतबर किया था। कुछ देर बाद वो कमरे से वापस आए और एक ब्राउन शॉल उसकी तरफ बढ़ाई। उठ जाओ हनाल, अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है। वो चुपचाप उठकर उनकी हमरा अंदर आ गई। चाय उन्होंने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ, उसने सर हिलाया। दैट्स गुड, फिर कल से यूं ही जाना स्टार्ट करें। बहुत लॉस हो चुका है आपका। उसने हैरत से उन्हें देखा। वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो फिर से गोया हुई। मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसको भूलना आसान नहीं है, लेकिन आप फिलहाल हर चीज़ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। आई नो इट विल बी टफ बट यू कैन डू इट। हनाल, जब आप गलत नहीं हैं तो क्यों डर रही हैं? लोगों को फेस करना सीखें। हम गलत नहीं थे, ये वक्त साबित करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखें। नहीं, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। तो इसका मतलब आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, आप कसूरवार हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सब इल्ज़ाम है, साजिश है, आप खुद गवाह हैं इस चीज़ के, उसने तड़प कर कहा था। तो फिर बुज़दिलों की तरह घर में छुप कर बैठने का क्या मतलब है? मगर सर, अपनी बुक्स समेटें, कल से आप यूं ही जाएंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। हनाल रोते हुए इन्हें जाता देखती रही। रात को वापसी पर वो हनाल के लिए कुछ कपड़े, शूज़ और बैग लाए। वो कमरे में दाखिल हुए तो हनाल बेड पर बैठी एक ही नुक्ते को देख रही थी। अलमारी बंद करके वो उसकी तरफ पलटे। उठें, खाना खाएं, ज़ियाद ने उसे मुखातिब किया। मुझे भूख नहीं है, उसने आहिस्तगी से कहा। रोने और सोचने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, उठें, शाबाश। वो खामोशी से उठ गई। इतने में ज़ियाद हाथ में डिश थामे कमरे में वापस आए। उसने चंद निवाले खाकर बस कर दी। मेडिसिन खाने के कुछ देर बाद वो पुरस्कून होकर सो गई।
اگلی صبح جب وہ اٹھی تو زیاد موجود نہ تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور شارق سے بھی زیادہ قریب ہستی سے اپنے لیے آسانیوں کی دعا کی۔ نماز ادا کر کے وہ کچن میں آ گئی۔ زیاد غالباً جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سن کر وہ ادھر ہی آ گیا۔ کتنا مکمل منظر تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ السلام علیکم۔ حنال نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں خود کر لیتا آگے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اب، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ دیٹس گڈ، اوکے میں فریش ہو لوں، ابھی تو یونی سٹارٹ ہونے میں کافی ٹائم ہے، آپ آرام سے تیار ہو جانا۔ یونی کا سن کر آملیٹ پلٹنے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ کس منہ سے جائے گی وہ وہاں؟ سر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اتنی ذلت کے بعد بھی مجھے وہاں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ آنسوں پیتی ناشتے کی ٹرے سیٹ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد جب وہ کچن سمیٹ کر واپس آئی تو زیاد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی سیٹ کر رہے تھے۔ چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، الماری میں آپ کے کچھ ڈریسز پڑے ہیں۔ لیکن وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتے یوں ہی کھڑی رہی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ، حنال۔ زیاد نے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ سر، اسے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ زیاد سینے پر ہاتھ باندھے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یونی آپ ہر حال میں جائیں گی، چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے تو کہیں، ورنہ تیار ہو جائیں، ہری اپ۔ مگر میں کیسے جاؤں گی، کس طرح فیس کروں گی سب کو؟ اس نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے زیاد کو دیکھا۔ حنال، اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دینا، تب بھی یقین رکھیں کہ عزت دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اوکے؟ ناؤ پلیز وائپ یور ٹیئرز، زیاد نے سنجیدگی سے اسے کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے آنسو صاف کرتی الماری سے ڈریس نکالنے لگی۔ گاڑی کا وسل سنتے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور گھر کو لاک لگا کر آ گئی۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ زیاد نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس نے ایک نظر زیاد کو دیکھا، پھر جھجک کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے فاصلہ کٹ رہا تھا اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ کیسے سامنا کرے گی وہ لوگوں کی نظروں کا؟ کون یقین کرے گا اس کا جب اس کے سگے باپ نے ہی اسے سب کے سامنے بے مول کر دیا تھا؟ آنیا نے تو ہر کسی کو مرچ مسالہ لگا کر بتایا ہوگا، کس کس کو جواب دے گی وہ؟ اب تک تو ساری یونی کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ شیشے کی طرف منہ کیے سوچ رہی تھی۔ آنسو نے پھر سے رستہ دیکھ لیا تھا۔ زیاد نے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اچھیمبے سے اسے دیکھا اور شرمندہ ہوتے ہوئے ٹیشو پکڑ لیا۔ جب زیاد نے گاڑی روکی تو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سامنے یونیورسٹی کی بلند عمارت کھڑی تھی۔ انہی راستوں پر وہ 3 دن پہلے یہاں سے روتی ہوئی گئی تھی۔ تب اس کی پہچان اور مقام اور تھا، آج بھی وہ انہی راستوں پر تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ زیاد اس کے قریب آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، سی یو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ حنال، اسے اپنے پیچھے رمشا کی آواز آئی۔ اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ وہ ایک رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رمشا اور عروہ اس کی بیسٹ فرینڈز تھیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ان دونوں کی چھٹی تھی۔ اگلے دن جب وہ آئیں تو ہر زبان پر حنال اور سر زیاد کا تذکرہ تھا۔ چاہے ساری دنیا بھی اسے غلط کہتی، مگر انہیں یقین تھا حنال ایسی نہیں ہے۔ حنال پلیز رکو، عروہ نے آواز دی تھی، مگر اس نے کلاس میں پہنچ کر ہی دم لیا اور گرنے کے انداز میں سیٹ پر بیٹھی۔ حنال میری جان، پلیز ایسا مت کرو۔ ہمیں یقین ہے کہ تم پہ چاہے پوری دنیا بھی تمہیں غلط کہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، تمہیں ٹریپ کیا گیا ہے۔ رمشا نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ حنال اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز ہنی، بی بریو، سب ٹھیک ہو جائے گا یار، ڈونٹ وری، عروہ نے اسے تسلی دی۔ نہیں، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کو لگتا ہے میں بد کردار ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ تم بے داغ ہو، وہ تو جانتا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ جب اس کو پتہ ہے تو لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رمشا کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ واقعی اللہ تو جانتا تھا سب کچھ
وہ تو گواہ تھا اس کی اور زیاد کی بے گناہی کا۔ اس کے آنسو خود بخود تھم گئے۔ 3 دن میں پہلی بار اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ زیاد سیدھا کنٹرول روم پہنچے۔ احمد ہو گیا کام؟ وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچے۔ یس سر، یہ لیں۔ احمد نے ایک سی ڈی اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ، موسٹ ویلکم سر۔ آفس آ کر انہوں نے فوراً سی ڈی لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی ان کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ او مائی گاڈ، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دامن پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں؟ بار بار ہنال کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کس طرح سہ رہی تھی وہ یہ سب کچھ؟ ان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جب وہ کلاس لینے گئے تو بہت سی لڑکیوں نے 3rd رو میں بیٹھی ہنال کو میں نے خیز نظروں سے دیکھا، مگر خلاف توقع اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ زیاد کی آدھی ٹینشن غائب ہو گئی تھی۔ لیکچر بھی ان کا دھیان فوٹیج میں لگا رہا۔ لیکچر دے کر وہ کلاس سے باہر چلے گئے۔ ظہیر نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگوں کا فون آ رہا ہے، فراز نے زیاد کی کال اٹھاتے ہی کہا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ارجنٹ۔ کب تک فری ہوں گے آپ؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو فراز کو چونکا گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ جی خیریت ہے، اوکے، شام 5 بجے ملتے ہیں۔ اس نے زیاد کو ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ چلو اٹھو، کیفے چلتے ہیں۔ وہ تینوں ابھی آرڈر دے کر بیٹھی تھیں کہ انہیں کچھ کہکوں میں ہنال کا نام سنائی دیا۔ ارے وہ دیکھو، وہ ہنال! ایک ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے گروپ میں سے ایک لڑکی نے ان کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوبصورت ہے۔ ایسے ہی تو سر زیاد پاگل نہیں ہو گئے؟ ان کے کہکے ہنال کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی کلاس میں آئی تھی۔ نہیں، لوگ کبھی نہیں بھولیں گے، یہ باتیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ چھٹی ہونے تک اس کے لبوں پر سے کفر نہیں ٹوٹا تھا۔ چھٹی ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے جب ہنال باہر آئی اور چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا دن؟ بالآخر زیاد نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ یونی سے ان کا گھر صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ آپ چلیں، میں شام تک آؤں گا۔ دروازہ لاک کر لیجیے گا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر زیاد نے ارد گرد دیکھا۔ فراز سامنے ہی تھا۔ فراز نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ خیریت تو تھی نا؟ اسے ملنے کے بعد فراز نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اول و آخر ہر چیز اس کو بتا دی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی ان کی تم پر الزام لگانے کی؟ اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ اسی وقت فون کیوں نہیں کیا مجھے؟ فراز طیش میں آ گئے۔ بھائی پلیز ریلیکس، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نکاح کر چکا ہوں ہنال سے، اور آج میں نے CCTV فوٹیج بھی نکلوا لی ہے۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں ہنال کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر آپ بابا کو جانتے ہیں، انہوں نے تو علی اعلان کہا تھا کہ جو چاہے وہ کرو، مگر تم لوگوں کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس نے فکر مندی سے کہا۔ اور بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھو جیسے اپنی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہو، ان کی عزت کرو۔ فراز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، میں بابا کو ہینڈل کر لوں گا۔ پکا؟ ہاں یار پکا۔ ویسے بھابھی کیسی ہے میری؟ اس نے شرارت سے زیاد کو دیکھ کر کہا۔ فی الحال اس معاملے سے نپٹ لوں، پھر ملواؤں گا ساری فیملی کو۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ اوکے، خیال کرنا اس کا۔ اللہ حافظ، فراز نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان میں اپنا چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ زیاد جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دوپہر تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اب کیا ہوا؟ ہنال؟ اس نے چہرہ اٹھا کر زیاد کو دیکھا۔ بکھرے بال، مترم آنکھیں، سوجا ہوا چہرہ۔ اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ ہنال پلیز ٹیل می واٹ ہیپنڈ۔ سر، لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، میں مر جاؤں گی اسی طرح گھٹ گھٹ کر۔ پوری یونی کو پتہ چل گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں میں بد کردار ہوں، میں نے آپ کو پھانس لیا ہے۔ اس سے زیادہ اس سے بولا نہیں کیا۔ زیاد نے بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہنال سہارا پاتے ہی پھر سے بکھر گئی۔ اس نے ہنال کے سر کو سہلایا۔ بس ہنال، بس کریں، پلیز چپ ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ آب حیات تھا اس کے لیے۔ سب رشتے اسے چھوڑ گئے تھے، مگر وہ شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا۔
وہ کیسے بھول گئی تھی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس سارے میں پہلی بار اسے اپنے اور زیاد کے بیچ ایک نئے رشتے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر زیاد کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگر آپ اس طرح ہر کسی کی بات پہ ری ایکشن دیتی رہیں تو یہ لوگ ہرگز بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اپنی ذات کو پروٹیکٹ آپ نے خود کرنا ہے۔ آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے ہی منزل پر پہنچتے ہیں، لیکن آپ تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ منال اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے صرف اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہر بار زیاد کے الفاظ اس کے اندر ایک نئی طاقت بھر دیتے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگوں کی باتوں اور طنزیہ نظروں کے آگے ڈھہ سی جاتی۔ زیاد نے ہمیشہ اس کو نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہی ہے۔ خود اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو کر بھی وہ اتنی راتوں سے سکون سے سونا پایا تھا۔ منال تو پھر ایک نازک سی لڑکی تھی۔ بس اب نہیں رونا آپ نے، اوکے؟ زیاد نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سر نے واقعی اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ کیا انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتوں سے؟ وہ سوچتے ہوئے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ زیاد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں تو؟ اسے خود پر بے تحاشا شرمندگی ہوئی۔ چلیں جلدی سے کھانا لائیں، پھر مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو، زیاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ کھانا تو لائیں، پھر ہی دکھاؤں گا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہوٹل کی تیسری منزل پر معظم کا آفس تھا۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھے جب پیون نے انہیں ایک پارسل دیا۔ صاحب، یہ کوئی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس نے پارسل معظم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کون؟ جی نام تو انہوں نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا ہے کہ جب آپ آئیں تو دے دوں آپ کو۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ معظم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پارسل پر بھیجنے والے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ انہوں نے تجسس سے اسے کھولا۔ اندر ایک سی ڈی تھی۔ سی ڈی؟ یہ کس نے بھیجی مجھے؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اسے لیپ ٹاپ میں لگایا۔ ویڈیو سٹارٹ ہوئی، مگر یہ تو کسی کالج یا یونیورسٹی کی ویڈیو تھی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے، بہت سی لڑکیاں ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، چند لوگ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کس نے بھیجی مجھے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ پارسل کو الٹ پلٹ رہے تھے کہ اچانک سے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ انہوں نے فوراً سے ویڈیو کو ری پلے کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں کچھ لڑکیاں داخل ہو رہی تھیں۔ ہاں وہ حنال تھی، بلا شبہ وہ حنال ہی تھی جو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب لڑکیاں روم میں نکل کر واپس جا رہی تھیں۔ پھر ایک لڑکی واپس آئی۔ اس نے لیب کے دروازے میں کھڑی ہو کر کچھ کہا۔ تبھی چند سیکنڈ بعد دوسری لڑکی اس کے ساتھ باہر آئی۔ دوسری لڑکی آگے جا چکی تھی۔ پہلے والی نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، تبھی اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ آنیہ؟ معظم کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ نکلا۔ تبھی آنیہ نے موبائل کان کو لگایا۔ فون بند کر کے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر لیب کے دروازے کی ہول میں لگی چابیوں کو گھمایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ ان کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اب لیب کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ معظم کو یاد آ رہا تھا کہ آنیہ نے وہ فون انہیں ہی کیا تھا۔ بابا پلیز جلدی آئیں، وہ حنال، اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ کیا ہوا حنال کو؟ کہاں ہے حنال؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آنیہ پلیز ٹیل می۔ بابا وہ حنال سر زیاد کے ساتھ روم میں تھی اور روم لاک تھا۔ ایچ او ڈی نے لاک توڑ کر دروازہ کھولا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ معظم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ بابا آپ کی حنال ایسی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ آپ کو تو یقین ہے نا اپنی بیٹی پر؟ حنال کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنیہ چاہتی ہی یہ تھی کہ یہ ڈرامہ معظم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھوٹ گیا۔ وہ کرسی پر گر گئے تھے۔ عرش جو کسی کام سے اندر آیا تھا، معظم کو گرا دیکھ کر فوراً ان کی طرف لپکا۔ بابا آنکھیں کھولیں۔ اس نے معظم کا چہرہ تھپ تھپایا۔ رضوان صاحب، اس نے وہیں سے چیخ کر مینیجر کو بلایا۔ جلدی آئیں، بابا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ آنیہ اور علینا جب ہاسپٹل آئیں تو عرش آئی سی یو کے باہر
कॉरिडोर में दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। क्या हुआ मौसम को? अलीना बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। हार्ट अटैक, उसने आयशा से जवाब दिया। वो बेंच पर बैठ गई। ये कैसे हो सकता है? घर से तो वो बिल्कुल ठीक गए थे। उन्होंने परेशानी से अर्श को देखा। आनिया भी रोते हुए माँ के साथ लिपट गई। क्या कहा है डॉक्टर ने? बाबा की ज़िंदगी खतरे में है, सिर्फ दुआ करें। इतने में नानी और मामू भी पहुंच गए। अलीना माँ से मिलकर रोने लगी। अरे चुप करो मेरी बच्ची, ये सब उस मनहूस का ही किया धरा है। खुद तो चली गई पर अपनी नहूसत यहीं छोड़ गई। ऐसी औलाद को तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दो। नानी की तान हमेशा की तरह हनाल पर ही आकर टूटी थी। नानो प्लीज़, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बाबा की ज़िंदगी खतरे में है, सिर्फ उनके लिए दुआ करें। अर्श की बात पर वो मुंह बनाकर बेंच पर बैठ गई। खाने के बाद बर्तन समेटकर जब वो वापस आई तो ज़ियाद लैपटॉप पर मसरूफ़ था। वो चुपचाप बेड की दूसरी जानिब बैठ गई। हो गई फारिग? उसने हनाल को बैठते देखकर पूछा। जी। क्या दिखाना था? उसने लैपटॉप बेड पर रख दिया। आपको क्या लगता है किसने रूम लॉक किया होगा? उसने हैरानगी से उसे देखा। मेरा ख्याल है कि, मगर नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने खुद ही अपनी बात की नफ़ी की। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है। इधर आए। ज़ियाद ने उसे पास आने का इशारा किया और स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ दी। वीडियो देखते हुए हनाल के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ज़ियाद गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रहा था। आखिर में वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। जख्मों से खून फिर से रिसने लगा था। सारी ज़लालत फिर से याद आ गई थी। ज़ियाद ने लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने आपको ये सब इसलिए तो नहीं दिखाया कि आप रोने लग जाएं। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़। ज़ियाद ने हनाल के चेहरे से उसके हाथ हटाए। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? क्यों उसने पूरी दुनिया के सामने मुझे रुस्वा कर दिया? किसी के सामने सर उठाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैंने तो कभी किसी का बुरा तक नहीं सोचा। फिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? इतना खटक रही थी मैं तो वापस भिजवा देती मुझे। कम अज़ कम मैं बाबा की नज़रों से तो ना गिरती। वो रोते हुए उससे कह रही थी। क्या कहा था मैंने कुछ देर पहले आपसे? सब कुछ भूल गई? उसने भीगी आंखों से ज़ियाद को देखा और अपने हाथ छुड़वा लिए। और अगर आप वापस चली जाती तो मैं शादी किससे करता? उसने माहौल में छाए तनाव को कम करने के लिए कहा। वो आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही थी और यही तो वो चाहता था। उसके फाइनल्स नज़दीक आ चुके थे। वो हमेशा की तरह उसकी पोजीशन को बरकरार रखना चाहता था और उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो पुरसकून रहे। डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आते देखकर अर्श फौरन पास आया। मरीज को होश आ चुका है। इस वक्त वो ख़तरे से बाहर है। कुछ देर में हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहकर आगे बढ़ गया। ओह थैंक गॉड। उसने बेंच पर बैठकर सुकून का सांस लिया। बाबा, मौज़म के रूम में शिफ्ट होने के बाद अर्श उनकी तरफ बढ़ा। आपने तो जान ही निकाल दी थी। वो उनके हाथ चूमते हुए बोला। वो मुस्कुरा दिए। अलीना और आनिया भी उनके सराहने आ खड़ी हुई। अब कैसी तबीयत है बाबा? आनिया ने पूछा। मौज़म ने आनिया की बात का जवाब ना दिया। क्या हो गया था बेटा? सुबह तो ठीक ठाक गए थे तुम। ऐसी कौन सी टेंशन ले ली जो सीधा बिस्तर को लग गए? मौज़म ने आंखें बंद कर ली। उनके दिलो दिमाग पे बहुत बोझ था। मौज़म, अलीना ने उनका शाना हिलाया। प्लीज़ आप सब लोग जाएं, मुझे आराम करने दें। अर्श के सिवा सब लोग बाहर चले गए। वो उलझी हुई नज़रों से बाप को देखता हुआ सोफे पे बैठ गया। मौज़म को घर आए 3 दिन हो चुके थे, मगर उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया। हूँ हाँ से ज़्यादा वो किसी बात का जवाब नहीं देते। अलीना, हुआ क्या है मौज़म को? नानी जो आज मौज़म की खैरियत दरियाफ्त करने आई थी, अब अलीना से पूछ रही थी। अम्मा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। हर वक्त बैठे कुछ सोचते ही रहते हैं। ना खाने पीने का ध्यान है, ना किसी से बात करते हैं। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूँ। अलीना ने फिक्रमंदी से कहा। मुझे तो लगता है इसकी वजह वो भी डाइन है। खुद तो चली गई कमबख्त, हमें मुसीबत में डाल गई। नानी ने जल भूनकर कहा। अम्मा, आप हर वक्त उसका जिक्र मत किया करें, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा उसका नाम सुन के भी। अलीना ने तंग आकर कहा। आय हाय, मुझे कौन सा शौक चढ़ा है? भाड़ में जाए मेरी तरफ से वो। मैं तो चली मेरी तौबा जो मैं कभी तुम्हारे घर के मामले में बोलूँ। अम्मा बुड़बड़ाती हुई बाहर चली गई।
کنال کے فائنلز ہو رہے تھے اس لیے وہ بہت مصروف تھی۔ اب وہ زیاد سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ اگر ان دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی نہیں تھی تو اجنبیت بھی نہیں رہی تھی، اور اس میں سارا ہاتھ زیاد کا تھا۔ وہ خود بھی CSS کی تیاری میں بہت مصروف تھا، لیکن پھر بھی وہ حنال کو ٹائم دیا کرتا تھا۔ آپ کے پیپرز ہو جائیں تب تک میں بھی فری ہو جاؤں گا، پھر ساری چھٹیاں گاؤں میں گزاریں گے۔ گاؤں؟ حنال نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ہاں گاؤں، لیکن فی الحال آپ پریشان ہونے کے بجائے پیپرز پر توجہ دیں، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ آج وہ آخری پیپر دے کر گھر آئی تھی اور اب کچن میں مصروف تھی، تبھی ڈور بیل کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اف، حنال بچی نہیں ہو تم جو ہر بات پر ڈر جاتی ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ زیاد نے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر حنال کو چائے کا کہا۔ چائے بنا کر اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائیں حنال، زیاد کی آواز آئی تھی۔ سر، مجھے کیوں اندر آنے کو کہہ رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں زیاد نے آ کر اس سے چائے لی۔ اندر آئے، اس نے پھر کہا۔ میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں۔ وہ زیاد کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے لگا تھا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ معظم اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے پاس پڑے صوفے کو تھاما۔ بھی ریلیکس، زیاد نے اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر کہا۔ حنال، معظم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ زیاد کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس۔ معظم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ نہیں، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مری تو نہیں تھی میں ابھی، پھر کیوں آ گئے آپ؟ اللہ نہ کرے بیٹا۔ انہوں نے دہل کر اسے دیکھا۔ بیٹا، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا، سب کچھ میرے سامنے تھا، میں پھر بھی غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر سکا، مگر زیاد نے وہ پٹی اتار دی ہے۔ اپنے باپ کو معاف کر دو بیٹا، معظم نے شکستہ لہجے میں کہا۔ بابا، آپ نہیں جانتے میں نے یہ دن کیسے گزارے ہیں، آپ کے یہ الفاظ ان پر مرہم نہیں رکھ سکتے، اس اذیت کا مداوع نہیں کر سکتے جو میں نے دن رات سہی ہے۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میں نے اپنا سارا بچپن دوسروں کی مار کھاتے ہوئے گزارا، تب آپ کو میرا خیال نہ آیا؟ 3 سال کی بچی کو خود سے دور کرتے وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ بابا، آنسوؤں کی اس کی آنکھوں سے گر کر قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ ممی نے آپ کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی شروع کر لی، آپ اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے، آپ دونوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا کہ کس حال میں ہوں گی میں۔ آخر اولاد ہی کیوں والدین کے کیے کی سزا بھگتے؟ بابا، ماں باپ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے کیے غلط فیصلوں کا اولاد کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ کب تک میرے جیسی اولاد یوں ہی در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے گی؟ ممی کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے تو آپ کے وجود سے شفقت چاہیے تھی، لیکن آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے تو اس سب کے بعد بھی آپ سے گلہ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک بار اعتبار مانگا تھا، مگر آپ نے مجھے اس سے بھی محروم رکھا۔ آنیا نے آپ سے کہا کہ میں بد کردار ہوں، آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ سر زیاد نے آپ سے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، وہ سب ایک سازش تھی، آپ نے ان کی بات پہ بھی یقین کر لیا، مگر اس سب میں کہاں گئی؟ آپ نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا؟ کیا میری کوئی وقت نہیں آپ کی نظروں میں؟ اتنی سی بھی اہمیت نہیں میری؟ آخر کب تک آپ مجھے دوسروں کے کہنے پہ جج کرتے رہیں گے؟ آپ نے کبھی مجھے مان نہیں سونپا، کبھی وہ محبت نہیں دی جو میرا حق تھی، مجھے یہ مان اور محبت صرف زیاد نے دیا ہے۔ آخر کیا رشتہ تھا ان کا میرے ساتھ سوائے انسانیت کے؟ مگر انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیسے بھول جاؤں میں وہ سب؟ نہیں بھول سکتی میں، کچھ بھی نہیں بھول سکتی، وہ رسوائی، وہ ذلالت مجھے نہیں بھول سکتی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے معظم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ سارے گناہ صرف ان کے حصے میں آ رہے تھے۔ حنال، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں دے سکا، شاہینہ کے کیے کی سزا تمہیں ملتی رہی، تمہارے حق سے بھی تمہیں محروم رکھا میں نہ اچھا باپ بن سکا نہ اچھا بیٹا، اپنے بد نصیب باپ کو معاف کر دو بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کی آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ حنال نے تڑپ کر ان کے جڑے ہاتھوں کو پکڑا۔ مجھے گناہ گار نہ کریں بابا، آپ کو اب تو یقین آ گیا نا میری بے گناہی کا؟ میرے لیے یہی بہت ہے، کوئی شکایت نہیں مجھے آپ سے۔ کون سی بد نصیب اولاد چاہے گی کہ اس کے باپ کا سر جھکے؟
उन्होंने रोते हुए उसे गले लगाया था। बरसों बाद आज उसे एहसास हुआ था कि वो तपती धूप से ठंडी छांव में आ गई है। दिल का सारा गुबार निकालने के बाद वो पुरस्कून हो गई थी। उसने दरवाजे में खड़े ज़ियाद को देखा। बाबा उठकर ज़ियाद के पास गए थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने ज़ियाद से कहा। प्लीज़ अंकल, मुझे शर्मिंदा ना करें। मौज़म ने ज़ियाद को गले लगाया। हनाल बेटा घर चलो कुछ दिन के लिए। प्लीज़ बाबा, मैं इस घर में वापस नहीं जा सकती। मैं इस तजलील को नहीं भूल सकती। प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें। उसने आहिस्तगी से कहा। मैं तो तुमसे मिलने आ सकता हूँ ना। उन्होंने आस से उसकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल, आपकी बेटी का घर है, जब चाहें आएं। ज़ियाद ने फ़ौरन कहा था। उससे भी मौज़म की हालत देखी नहीं जा रही थी। मौज़म की आंखों में दिए रोशन हो गए थे। उनके दिल से भारी बोझ हट गया। रगो-जाँ में सुकून सा उतर आया था। उन्होंने हनाल के सर पर हाथ रखा और फिर आने का कहकर चले गए। ज़ियाद बाहर तक उन्हें छोड़ने गया था। वो दरवाजे में खड़ी मौज़म को जाता देख रही थी। ज़ियाद वापस आ गया था। यही वो शख्स था जिसकी बदौलत उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही थीं। अब तो खुश है ना आप? ज़ियाद ने उससे आकर पूछा। वो इस बात में सर हिलाकर आंसू साफ करने लगी। हसरत ही रह जाएगी आपको हंसते हुए देखने की। कहीं ऐसे ही कूच ना कर जाऊं मैं। ज़ियाद ने मसनूई बेचारगी से कहा। अल्लाह ना करे। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। ज़ियाद ने हैरत से उसे देखा। अच्छा, तो परवाह है आपको मेरी? उसने चाय के बर्तन उठाती हनाल से कहा। पेपर है आपका, वो भी इतना टफ, तैयारी करें उसकी। बात ना बदलें, जो पूछा है पहले वो बताएं। सर, आप मेरी किसी नेकी का सिला हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मैं ज़िंदा रह सकूंगी। आपने उस वक्त मेरे सर पर चादर डाली जब मेरे अपनों ने मुझे धुतकार दिया। मैं कभी बयान नहीं कर सकती वो मान और मोहब्बत जो मुझे आपसे मिला है। उसने रुख मोड़कर आंसू छुपाते हुए कहा। हनाद, इस चीज़ को भूल जाएं कि हम कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे। माजी के सिर्फ मुस्बत पहलुओं को याद रखें। हर इंसान के माजी में एक सबक होता है। आप सिर्फ उस सबक को याद रखें। इससे जुड़ी तल्ख यादों को जहन से मिटा दें, जो सवाए अजियत के कुछ नहीं दे सकती। ज़ियाद ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए एक कहा तो वो तमानियत से मुस्कुरा दी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो फुटेज पापा को आपने भेजी है? हनाल ने याद आने पर उससे कहा। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। वैसे भी अगर मैं फुटेज ना भी भेजता तब भी वो ज़रूर आते। वो कैसे? हनाल ने कहा। वो ऐसे कि आनिया को टर्मिनेट कर दिया गया है यूनी से। उसका टर्मिनेशन लेटर विद रीज़न आपके बाबा के पास पहुंच गया था। ज़ियाद ने उसे नई इत्तला पहुंचाई। क्या? उसे निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से? मगर क्यों? उसने दुख से पूछा। क्या मतलब क्यों? जो कुछ उसने किया उसके बाद गुंजाइश थी कि वो वहाँ पढ़ती। ये सब तो होना था। ज़ियाद ने सुकून से कहा। हाँ, ये सब तो होना ही था। हम दूसरों के दामन को दागदार करने से पहले क्यों नहीं सोचते कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? वो मुंह पर हाथ रखे अफसुर्दगी और किस कदर दुख से सोच रही थी। आज उसका पेपर था। कुछ देर पहले ही वो सोकर उठा था कि फराज की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम, ज़ियाद ने फ़ोन उठाते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है बड़ी? और पेपर कैसा हुआ? फराज ने छूटते ही पूछा। ठीक हूँ और पेपर बहुत ज़बरदस्त। थैंक गॉड। फिर कब आ रहा है? बस कल या परसों। वैसे मौसम कैसा है? ज़ियाद ने शरारत से पूछा। मौसम का ना पूछ मेरे भाई, बाबा जान का पारा बड़ी मुश्किल से नीचे आया है। इससे पहले कि वो लाहौर पहुंच जाए तो जल्दी से यहाँ पे हाजिरी दे दे। वैसे भी मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है। ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी अफसोस रहे कि तेरी दुर्गत बनते ना देख सका। दूसरी तरफ ज़ियाद कह के पर काबू ना रख सका। इसीलिए तो आपको पहले भेजा है, संभाले सब कुछ। ज़ियाद ने कहा। बेटा अब तक तो संभाला हुआ है, आगे की गारंटी नहीं दे सकता। जितनी जल्दी हो सकता है पहुँच यहाँ। फराज ने हतमी अंदाज में कहा। ओके ओके, डोंट वरी, कल आ जाऊँगा इंशाल्लाह। ज़ियाद ने कहकर फ़ोन रख दिया। चले हनाल, पैकिंग कर ले, हम कल गांव जा रहे हैं। वो फ़ोन बंद करके हनाल की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो अच्छा कहकर फिर से मसरूफ़ हो गई। गांव जाने का सुनकर दिल एकदम से कांप गया था। क्या वाकई सर की फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? अगर उन्होंने मुझे कबूल ना किया तो?
नहीं, अब वो ठुकराए जाने की अज़ियत नहीं सह सकेगी। रात को भी यही सोचते और खुद से उलझते हुए उसकी आंख लग गई। कब तक निकलोगे? सुबह उठते ही फ्राज की कॉल दोबारा आ गई। बस थोड़ी देर तक यार, ज़ियाद ने उठते हुए कहा। बहुत पुरतपाक इस्तकबाल होगा तुम्हारा, इसलिए बेटा ज़रा कटिंग शटिंग करवा के आना, वरना पापा खुद तो कर ही देंगे, फराज ने उसे वार्न किया। ज़ियाद का कहका बेअख्तियार था। पैकिंग करती हनाल ने हाथ रोक कर उसे देखा। इतना तो ना डराएं कि मैं इरादा ही कैंसिल कर दूं, ज़ियाद ने कहा। देख, मेरा काम तुझे वार्न करना था, अब आगे तुम जानो क्या बाबा, फराज ने कहा। ये आप चीटिंग कर रहे हैं, कल तक तो आप मेरी तरफ थे, ज़ियाद ने हंसते हुए कहा। बस हम कुछ देर तक पहुंच जाएंगे, दूसरी जानिब की बात सुनकर उसने कहा। फराज ने चंद एक बातें और कहकर फ़ोन रख दिया। हो गई पैकिंग? उसने हनाल से पूछा। जी बस हो गई। वो सूटकेस की जिप बंद करने लगी। चलें, आप भी जल्दी से तैयार हो जाए, फिर चलते हैं। हनाल की हालत अजीब हो रही थी। लम्हे तेजी से सरक रहे थे, उसका दिल घबरा रहा था। इसी कैफियत में वो तैयार होकर बाहर आई तो ज़ियाद गाड़ी में सामान रख रहा था। वो धड़कते दिल के साथ आकर बैठ गई। बस ये आखिरी मार का सर करना है, उसके बाद ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। ज़ियाद ने उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाबा गुस्से के ज़रा तेज़ है, आप घबराइएगा नहीं, वैसे भी बेटियां इन्हें बहुत अजीज़ हैं, आपको तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। वो खामोशी से ज़ियाद को बोलता सुन रही थी। अम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर है उनकी, उनसे मिलकर आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप पहली बार मिल रही हैं। वो मुख्तसरन उससे घर वालों के बारे में बता रहा था, मगर हनाल हनूस खामोश थी। हनाल, आर यू ओके? इतनी सीरियस क्यों है? अपनी बातों के जवाब में खामोशी पाकर उसने हनाल से कहा। सर, क्या आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? परेशानी उसके चेहरे से अयां थी। जब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ तो फैमिली क्यों नहीं करेगी? उसने विंड स्क्रीन से नज़रें हटाकर उसे देखा। अगर ना किया तो? उसके अंदर अब भी खौफ था। तो फिर मजबूरी है, बाबा को मनाने के लिए उनकी पसंद से शादी करनी पड़ेगी। ज़ियाद ने संजीदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। आप दूसरी शादी कर लेंगे? उसने पूरी आंखें खोलकर ज़ियाद को देखा। दिल की धड़कन हद से सिवा हो गई थी, आंखों में नमी जमा होने लगी थी। कहा तो है मजबूरी है, ज़ियाद ने अब भी उसी अंदाज में कहा। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? एक बार भी नहीं सोचा कहाँ जाऊंगी मैं, क्या होगा मेरा? इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। माय गॉड हनाल, क्या हो गया है आपको? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? उसने फौरन गाड़ी एक साइड पर रोकी। जब मुझे छोड़ना ही था तो निकाह क्यों किया था मेरे से? वो अब भी रोने से बाज नहीं आई थी। फॉर गॉड से, मैं क्यों छोड़ूंगा आपको? बीवी हैं आप मेरी। फिर अभी क्यों कहा था? उसने टिश्यू से मुंह साफ करते हुए कहा। जस्ट किडिंग यार, आप तो सीरियस ही हो जाती हैं, ज़ियाद ने हंसते हुए कहा। हनाल, एक बात क्लियर कर लें, चाहे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, मगर ज़ियाद हनाल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे आपसे भी यही वादा चाहिए। ज़ियाद की बात सुनकर उसके अंदर ढेरों सुकून उतर आया। वादा? उसने पूरी यकीन लहजे में मुस्कुराकर कहा। और आइंदा आप दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेंगे, हनाल ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहा। मेरे बाप की भी तौबा। उसने बाकायदा कानों को हाथ लगाए और गाड़ी स्टार्ट की। और खुदा के लिए अब मुझे सर कहना छोड़ दें। ओके सर, वो फिर से कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ज़ियाद हैरानगी से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। निकाह से लेकर अब तक उसने पहली बार हनाल को खुलकर हंसते देखा था। ये लड़की वाकई चाहे जाने के काबिल थी। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है मान और मोहब्बत। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा, तो आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट करवाना है क्या? उसे अपनी तरफ देखते पाकर हनाल ने कहा। वो मुस्कुराकर विंडस्क्रीन के पार देखने लगा। वो गांव की हदूद में दाखिल हो गए थे। हनाल के चेहरे पर फिर से परेशानी की लहरें छा गई थीं। बी रिलैक्स में हूं ना, ज़ियाद ने उसे मुतमईन करना चाहा। पहले विसल पर ही मेन गेट खुल गया था। सामने एंट्रेंस पर फराज भाई खड़े थे। वो लरजते हाथों से दरवाज़ा खोल कर बाहर आई। ज़ियाद फराज से गले मिल रहा था। हनाल, ये फराज भाई हैं, हमारे बड़े भाई। उसने फराज का तारुफ करवाया। हनाल को देखकर फराज उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने आहिस्ता से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? कोई परेशानी तो नहीं हुई सफ़र में? फराज ने उसके सर पर हाथ रखा। नहीं भाई। हनाल को उससे मिलकर अजीब सी मुसरत का एहसास हुआ।
कुछ देर पहले वाले खौफ में यकसर कमी आ गई थी। बाबा कहाँ हैं? ज़ियाद ने इधर उधर देखकर सरगोशी में फराज से पूछा। आ रहे हैं बेटा, तैयारी पकड़ ले, फराज ने हंसते हुए कहा। इतने में हॉल के दरवाजे से बाबा आते हुए दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। ज़ियाद गर्मजोशी से उनकी जानिब बढ़ा। वहीं रुक जाओ, उनकी गरजदार आवाज़ ने हनाल के साथ साथ ज़ियाद का भी खून खुश्क कर दिया। वो कदम कदम उनकी जानिब बढ़ रहे थे। हनाल की जान सही मैनों में हवा होने लगी। ज़ियाद नजरें झुकाए खड़ा था। बाबा जान हनाल के सामने जा खड़े हुए, ब्लैक चादर में खुद को मुकम्मल तौर पर लपेटे और सर झुकाए खड़ी इस लड़की पर उन्हें फ़ख्र हुआ था। पहले मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। उनके कहने पर हनाल ने झटके से सर उठाकर पहले उन्हें फिर ज़ियाद को देखा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बाबा तो उसके बाबा कहने पे ही निहाल हो गए थे। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। ठीक हो बेटा? जी। उसकी आवाज़ अभी भी लरज रही थी। ज़ियाद के सीने में अटकी हुई सांस बहाल हुई थी। उसने तशक्कुर से आसमान की जानिब देखा। हनाल से मिलने के बाद बाबा ने ज़ियाद को गले लगाया। मुझे फ़ख्र है तुम पे, उन्होंने ज़ियाद से कहा। थैंक यू बाबा जान, थैंक यू सो मच। वो फिर से बाबा के गले लग गया। इतने में अम्मी और बहनें भी आ गईं। अम्मी ने आते ही हनाल को खुद से लिपटाकर उसका माथा चूमा। माँ का लम्स महसूस करके उसकी आंखें भीग गईं। माशाल्लाह, अम्मी ने उसे देखते ही कहा। चलो अंदर चलो सब। ज़ियाद से मिलने के बाद उन्होंने सबको अंदर आने को कहा। दिलावर अहमद गांव के सरदार और वसी अराजी के मालिक थे। नेक और साले बीवी से अल्लाह ने 5 औलादों से नवाजा। सबसे पहले नाहिद आपा जो शादीशुदा थी, फिर फराज जो कि सिविल सर्विस में था, तीसरे नंबर पर ज़ियाद और फिर छोटी 2 बहनें आयशा और मरियम। वो दोनों ही बहुत शरारती और नटखट थीं। उसके दिल में जितना खौफ था सब खत्म हो गया था। आयशा और मरियम ने आते ही उसे बातों में लगा लिया। ज़ियाद ने ठीक कहा था, उसे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि वो इन सब से पहली बार मिल रही है। शाबाश बेटा, आज तुमने मेरा सर फ़ख्र से और बुलंद कर दिया है। औरत की इज्जत की हिफाजत करने वाले ही को असल मर्द कहते हैं। जब मुझे फराज ने सब कुछ बताया तो कुछ देर के लिए मैं सदमे से बिल्कुल गिंग हो गया कि क्या कोई तुम्हारे खिलाफ इतनी गिरी हुई बात भी कर सकता है। लेकिन खैर, वो इंसान का अपना ज़र्फ होता है। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, ये तो सिर्फ किस्मत के खेल हैं एक दूसरे से मिलाने के लिए। बस तुम हनाल को हमेशा इज्जत देना, वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है। जी बाबाजान, उसने फर्मा बरदारी से सर हिलाया। ज़ियाद जितना परेशान था अब बाबा की बातें सुनकर उतना ही मुतमईन हो गया था। आज उन्हें गांव आए 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में ही हनाल को पता चला था कि ज़िंदगी किसे कहते हैं। अम्मी बाबा बहनें भाई क्या नहीं था उसके पास। भला अब कहाँ कमी रह गई थी उसकी ज़िंदगी में। उसके हर आंसू के बदले अल्लाह ने उसको खुशी अता की थी। इस घर के कहके हंसियाँ और शरारतें सब घर वालों की एक दूसरे से मोहब्बत का पता दे रहे थे। वो सारा दिन मरियम, अम्मी और आयशा के साथ लगी रहती। ज़ियाद को तो यहाँ आकर वो भूल ही गई थी। अब भी वो कमरे में आते ही फ़ौरन अलमारी की जानिब बढ़ी थी। जब ज़ियाद ने उससे कहा, मोहतरमा मेरा ख्याल है आप यहाँ मेरे साथ आई थी। अच्छा, वैसे आप कौन? ज़ियाद का मुंह सदमे से खुला रह गया। हेलो मैडम, आप अपनी याददाश्त ज़रा सेट कर लें, बहुत जल्द हमने वापस चले जाना है। यहाँ आकर तो आप सब कुछ ही भूल गई हैं। उसने अफसोस से कहा। जी नहीं, अभी यूनिट स्टार्ट नहीं हुई, अभी मुझे कुछ देर यहीं रहना है। इससे पहले कि वो उसे जवाब देता, मरियम बाबाजान का इंतज़ार लेकर चली आई। भाई भाभी आप दोनों को बाबाजान बुला रहे हैं। नीचे हॉल में बाबा, अम्मी, फराज भाई सब मौजूद थे। जी बाबाजान। ज़ियाद उनके साथ वाले सोफे पर बैठ गया। बेटा, हम लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारा वलीमा कर दिया जाए। अभी सिर्फ चंद लोगों को पता है, मगर मैं चाहता हूँ कि वलीमा करूँ और सब दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने ज़ियाद की राय मालूम की। जी, जैसा आप चाहें बाबा जान, उसने एहतराम से कहा। ठीक है, फिर तुम सब ने जिन जिन दोस्तों को बुलाना है सबकी लिस्ट बना लो। इसी हफ्ते तुम लोगों का वलीमा होगा। बाबा कहकर मर्दाने में आए, मेहमानों की तरफ चले गए। हाय अम्मी, वाओ, हमारे घर की पहली शादी है, कितना मज़ा आएगा। हमने ढोलक भी रखनी है। मरियम खुशी के मारे उछल पड़ी थी। अपने पापा से पूछ लेना, वो हरगिज़ नहीं मानेंगे इन फजूल चीज़ों के लिए। अम्मी ने कहा, लो जी, ये क्या बात हुई?
पहली खुशी है हमारे घर की, कितने अरमान थे मेरे दिल में। मरियम ने उदासी से कहा। तो वो तो तुम अब भी पूरे कर सकती हो, गाना ही गाना है ना। इधर करो ये टेबल। फराज ने पीछे पड़ी तपाई की तरफ इशारा किया। फराज खुद ही टेबल बजाने लगा। चलो भाई शुरू करो। मरियम ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, काले दुपट्टे वाली मुंडा आशिक तेरे ते। मरियम ने तान लगाई। एक जोरदार कहका पड़ा। हनाल जो अम्मी के साथ लगकर बैठी थी एकदम पजल हो गई। अरे ये कासनी दुपट्टे से काला दुपट्टा कैसे हो गया। आशी ने शरारत से काले दुपट्टे में लिपटी हनाल को देखा। बस हमारे बच्चे को काले दुपट्टे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। फराज ने ज़ियाद की तरफ देखकर आंख दबाते हुए कहा, बस करो दो यार, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। ज़ियाद ने हंसते हुए कहा। अम्मी इनकी शरारतों पर हंस रही थी। चुप करो सब, देखो क्या हालत कर दी है मेरी बेटी की। अम्मी ने हनाल को बाजू के हिसार में लेते हुए कहा। और ज़ियाद भाई, आज से भाभी का पर्दा है आपसे। आयशा ने कहा। किस खुशी में, ये क्या बात हुई, कोई पर्दा वर्दा नहीं है। ज़ियाद ने फ़ौरन इनकार किया। ऐसे कैसे नहीं है, हमारी रवायत है ये कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का पर्दा होता है। मरियम ने भी फ़ौरन आयशा की साइड ली। हाँ तो हमारी शादी तो हो चुकी है, ज़ियाद ने कहा। उफ उफ, बच्चे की बेताबियाँ चेक करो। फराज ने भी लुकमा दिया। ज़ियाद एकदम से हंस पड़ा। भाई आप चुप कर जाए, जब आपकी होगी ना तब पूछूंगा मैं। ज़ियाद ने भी फ़ौरन कहा। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, वो वक्त जल्द से जल्द आए। फराज ने खुद ही आमीन कहकर मुंह पर हाथ फेरा। हनाल समेत सब हंस पड़े। चलो हनाल, अभी से तुम्हारा पर्दा शुरू। आयशा ने हनाल को उठने का इशारा किया। देखो आशी, तुम अच्छा नहीं कर रही, ज़ियाद ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। आप बस हमारा नेक तैयार रखें, ज़रा तगड़े वाला। वलीमे पे लेना है हमने, आयशा ने जाते हुए कहा। हाँ बाबा को कहूँगा वलीमा जुमेरात को रखें, लोग उसी दिन ज़्यादा पैसे मांगते हैं। ज़ियाद ने भी फ़ौरन उस पर चोट की। अम्मी देखें। आयशा यकदम चीखी। बस करो तुम सब, बहुत हो गया। आयशा मरियम तुम लोग भी जल्दी करो, बनाओ अपनी लिस्ट, कल शॉपिंग पे चलेंगे। वो सब फ़ौरन अम्मी के हुक्म की तामील के लिए उठ गई। आशी, तुम सब के लिए एक गुड न्यूज़ है, रात को फराज ने उनके कमरे में आकर कहा। क्या? बाबा ने मेहंदी के फंक्शन की इजाज़त दे दी है, बट फंक्शन सिर्फ घर की चार दीवारी में ही होगा। फराज ने उसे इत्तला दी। ओह यस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। उफ, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, कितना मज़ा आएगा, उसने खुशी से पागल होते हुए कहा। रोज़ बाजार के चक्कर लग रहे थे। फराज और ज़ियाद घन चक्कर बने हुए थे। अब बस भी करो, और कितनी शॉपिंग रहती है तुम लोगों की। फराज ने आज फिर आशी को तैयार देखकर सर पकड़ लिया। नहीं नहीं, बस आज लास्ट चक्कर है, कल तो मेहंदी है ना, बस आज लास्ट। वो मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। हर चीज़ अम्मी ने हनाल की पसंद की ली। कब किसी ने उसकी पसंद को इतना सराहा था। ये मान मोहब्बत और खलूस तो उसे यहाँ आकर मिला था। मोहब्बत करने वाला शौहर, सर आंखों पर बिठाने वाला ससुराल, वो वाकई दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की थी। ज़ियाद किसी काम से लाहौर गया था और मेहंदी से कुछ देर पहले उसकी वापसी थी। सब रिश्तेदार आ रहे थे। नाहिद आपा जो 2 दिन पहले ही आई थी, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। हनाल को वो अम्मी का अक्स लगी थी, इतनी ही केयरिंग और लविंग। सब लोग मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। ज़ियाद वापस आ चुका था। पूरे हॉल को डेकोरेट किया गया था। सारी यंग पार्टी एक अरसे बाद इकट्ठी हो रही थी। घर की पहली शादी थी, इसलिए बाबा ने मेहंदी के फंक्शन की इजाज़त दी थी। चलो चलो जल्दी करो, सब लोग नीचे पहुंच गए हैं, बस दुल्हन रह गई है, चलो जल्दी नीचे। मरियम ने आते ही शोर मचा दिया। मेहंदी का हल्के काम वाला सूट पहने और हल्के से मेकअप में हनाल पर टूट कर रूप आया था। आयशा ने उसका घूंघट निकाल दिया। बस अब ठीक है। वो दोनों उसे लेकर एहतियात से नीचे उतर रही थी जब साउंड सिस्टम पर गाना प्ले हुआ। आई मेहंदी की रात। ज़ियाद की नज़र बेअख्तियार सीढ़ियों की जानिब उठी थी। ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन के सूट में घूंघट निकाले वो दोनों नंदों के घेरे में नीचे उतर रही थी। बस कर दे, उधर इधर ही आना है उसने। फराज ने उसके कान में सरगोशी की। उसकी बात पर वो मुस्कुराकर बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जो हो गया। आशी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हनाल को सोफे पर बिठाती आशी बेअख्तियार हंस पड़ी। बस कल का दिन और नेक ज़रा अच्छा होना चाहिए, वरना पर्दा ख़त्म नहीं होने देना मैंने। उसने ज़ियाद को धमकी दी। पूरे 1 हफ्ते से उसने हनाल का पर्दा करवाया हुआ था। हनाल हद से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। हर किसी की तवज्जो इन दोनों पर थी।
बड़ों की रस्म करने के बाद सारी यंग पार्टी ने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। सबकी फरमाइश थी कि ज़ियाद कुछ सुनाए। जब उसने गाना शुरू किया तो हर तरफ खामोशी छा गई। पुरअसर आवाज़ और खूबसूरत लहजे ने सबको उसकी तरफ मुतवज्जो किया था। उसने एक नज़र साथ बैठी हनाल को देखा। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। असां नित दा विछोड़ा नहीं सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। हनाल सांस रोके उसे सुन रही थी। होए ज़बरदस्त, वेरी गुड। हर तरफ से तालियों की आवाज़ आ रही थी। ओ भाई, सिर्फ एक हफ्ते के लिए इन बेचारियों ने कहा है कि तू दुख दर्द ही खोल कर बैठ गया, फराज ने शरारत से उसे कहा। उसकी बात पर ज़ियाद अपना कहका ना रोक सका। मरियम प्लीज़ उठो, चले, मुझसे और बैठा नहीं जा रहा। उसके पसीने छूट रहे थे। उसने आहिस्तगी से मरियम को कहा, आपने मुझसे कुछ कहा? ज़ियाद ने फ़ौरन हनाल से पूछा। जी नहीं, इन्होंने मुझसे कुछ कहा है, आप काम करें अपना। मरियम फ़ौरन दरमियान में कूदी। वो खफा नज़रों से मरियम को देखते हुए फराज की तरफ मुतवज्जो हो गया। अगले दिन जब वो तैयार होकर कॉलर से वापस आई तो मौज़म और अर्श को सामने बैठा देखकर उसका मुंह हैरत से खुल गया। बाबा, वो बेख्तियार उनकी जानिब बढ़ी। बाबा ने उसे खुद से लिपटाकर प्यार किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश रखे। मौज़म ने उसका माथा चूमा। बहुत बहुत मुबारक हो आपी। बाबा के बाद वो अर्श से मिली। यही तो वो बेगर्ज इंसान था जो उस घर में हनाल के करीब था। बेशक वो बहुत खुश थी, लेकिन जो इत्मीनान बाबा और अर्श को देखकर उसके दिल में उतरा था उसका वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। सब कुछ परफेक्ट था। वो ज़ियाद की हमरा स्टेज पर बैठी थी। आशी और मरियम ने भारी नेग लेने के बाद उसका घूंघट हटाया था। फ़ोटो सेशन स्टार्ट था। सामने मौज़म बाबा जान से बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। अर्श कैमरा लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने तशक्कुर से आसमान की जानिब देखा। बेशक अल्लाह ने उसे उसकी औकात से बढ़कर नवाजा था। उसने मुसीबत में भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया था और अब खुशियों में तो शुक्र उस पर वाजिब था। ज़ियाद मुस्कुराते हुए उसकी जानिब झुककर कुछ कह रहा था। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। एक और खूबसूरत मंजर अर्श के कैमरे ने मुक़य्यद कर लिया था।